हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए गाइस, कल तक हमने जो देखा था एमएसएन का पोर्शन स्टार्ट किया था और एमएसएन में हमने कल जो देखा था असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का असेसमेंट कैसे करते हैं, ये बातें हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज जो हम बातें करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट चेस्ट इंजरी। डिजीज पोर्शन स्टार्ट करते हैं चेस्ट इंजरी और यू कैन से चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा की बात करेंगे। चेस्ट ट्रॉमा, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ चेस्ट ट्रॉमा। तो जो चेस्ट है उस चेस्ट के अंदर ट्रॉमास हो, जैसे आपका स्टर्नम है, रिब्स है, तो उनके अंदर फ्रैक्चर्स हो, तो देयर इज मल्टीपल चेस्ट ट्रॉमास। बट जो मुख्य जो मेन इंपॉर्टेंट चेस्ट ट्रॉमास हैं, देर आर फोर चेस्ट ट्रॉमास। फोर चेस्ट ट्रॉमास आर देयर। देखिएगा, फर्स्ट वन इज योर रिब फ्रैक्चर, second is your flail chest, third one is your pulmonary contusion, and fourth one is your pneumothorax. So there is four types of chest traumas. चार प्रकार के चेस्ट ट्रॉमास हैं, इनको डिस्कस करेंगे हम चेस्ट ट्रॉमा को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिब फ्रैक्चर से। पहली बात करेंगे हम रिब फ्रैक्चर की। फर्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द रिब फ्रैक्चर। रिब फ्रैक्चर स्टार्ट करते हैं रिब फ्रैक्चर से। रिब फ्रैक्चर का मतलब क्या है? फ्रैक्चर का मतलब सीधा सा है, ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ बोन इज नॉन एज फ्रैक्चर। ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ रिब। ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ रिब। रिब का जो अलाइनमेंट है वो अलाइनमेंट अगर ब्रेक हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन रिब फ्रैक्चर। यहां पर आप देख रहे हैं दिस इज योर रिब फ्रैक्चर, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो ब्रेक द अलाइनमेंट ऑफ बोन, बोन का अगर अलाइनमेंट ब्रेक होता है तो उसको अपन कहते हैं रिब फ्रैक्चर। दिस इज योर रिब फ्रैक्चर। ये आपका रिब फ्रैक्चर है। ये कंटिन्यूस रिब्स आपको नजर आ रहा होंगी। ये आपका रिब कीज है, ये कंटिन्यूस रिब्स हैं और इसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये तो कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पर ये आपका ब्रेक हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं और ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ब्रेन बोन की जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो जाए। ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ रिब्स। रिब्स की अगर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं? वी आर कॉलिंग दैट रिब फ्रैक्चर। उसे हम कहते हैं रिब फ्रैक्चर। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द रिब फ्रैक्चर। तो अगर रिब की कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, अलाइनमेंट ब्रेक होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिब फ्रैक्चर। देयर इज मल्टीपल कॉजेज बिहाइंड रिब फ्रैक्चर। रिब फ्रैक्चर के पीछे बहुत सारे कारण हैं। कॉजेज और इटियोलॉजी। कॉजेज और इटियोलॉजी, आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कॉजेज की। क्या कारण हो सकते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। रिफ्रैक्चर का बड़ा जो कारण है दैट इज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एक कारण है आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, MVA, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाए, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, या आप कह सकते हो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA, MVA या RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट्स की वजह से रिब फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है फॉल फ्रॉम हाइट। फॉल फ्रॉम हाइट, अगर कोई ऊंचाई से नीचे गिर जाए, ऊंचाई से नीचे गिर जाए। तीसरा कारण है कॉलिजन, टकराव हो जाए, किसी ने मुक्का मार दिया, कॉलिजन हुआ। तो फाइटिंग और कॉलिजन। फाइटिंग देखा होगा अक्सर, जो फाइटिंग होती है आपने WWW, तो फाइटिंग, अगर किसी ने जोर से मुक्का रिब्स पर मार दिया, फाइटिंग या फिर कॉलिजन। कॉलिजन, फाइटिंग हो या फिर कॉलिजन हो। इसके अलावा अगर हम बात करें CPR, जब CPR देते हैं तो अगर आपका हैंड का प्रॉपर प्लेसमेंट ना हो, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ हैंड ड्यूरिंग CPR के वक्त अगर आपका इम्प्रॉपर प्लेसमेंट हो, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ हैंड,
improper placement of hand. So these are the primary causes of your rib fracture. ये जो है आपका, इसके अलावा भी आप कह सकते हो गन शॉट, किसी ने बंदूक मारी, गोली चला दी और रिब्स में ही लग गई, तो गन शॉट, राइट। तो ये मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल फ्रॉम हाइट, फाइटिंग और कॉलिजन, सीपीआर, गन शॉट, ये डायरेक्टली रिब को फ्रैक्चर करते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉजेस हो सकते हैं या सेकेंडरी कॉजेस हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, नाम सुना होगा आपने, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पोरस बोन, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन जो है पोरस हो जाती है और पोरस की वजह से कई बार इजीली फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस इज दैट। नेक्स्ट ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, बोन सॉफ्ट हो जाए। और क्या कारण हो सकता है सर? तो नेक्स्ट मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा का मतलब है कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल, कैंसर ऑफ प्लाज्मा सेल। इसमें भी आपकी बोन जो है वो फ्रेजाइल हो जाती है, उसकी वजह से इजीली फ्रैक्चर हो जाता है। और एक बड़ा कारण है ओल्ड एज, ओल्ड एज में जनरली बोन वीकर हो जाती है, उसकी वजह से भी फ्रैक्चर हो सकता है, वीकर बोन, वीकर बोन। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ रिब फ्रैक्चर। ये आपके कुछ प्रमुख कारण हैं रिब फ्रैक्चर की। तो रिब फ्रैक्चर किसकी वजह से हो सकता है? मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल फ्रॉम हाइट, फाइटिंग और कॉलिजन, सीपीआर, गन शॉट, ऑस्टियोपोरोसिस, मल्टीपल माइलोमा एंड ओल्ड एज। दीज आर द व्हाट, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके कारण हैं किसके? रिब फ्रैक्चर के। चलिए अगली बात करते हैं, अगली बात को समझिएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द डायग्नोसिस ऑफ रिब फ्रैक्चर। हाउ टू डायग्नोस रिब फ्रैक्चर? तो रिब फ्रैक्चर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय व्हाट? हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पहली जो बात करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जिस तरफ की रिब फ्रैक्चर है वहां पर आपको ब्रूसेस मिलेंगी, रेडनेस, ब्रूसेस, टेंडरनेस मिलेगी आपको, टेंडरनेस, टेंडरनेस, इस तरीके के आपको साइन मिलेंगे। और एक्सरे में देखने पर आपको समझ में आ रहा है, ये जो आपको भाग नजर आ रहे हैं, दीज आर द फ्रैक्चर्ड साइट, ये आपकी फ्रैक्चर्ड, ये जो नजर आ रहा है दैट इज व्हाट, ये आपका रिब फ्रैक्चर है। तो एक्सरे में देखने से ही पता चल जाता है कि कौन सा रिब फ्रैक्चर है। यू शुड हैव क्लियर दैट इज योर, ये जो आपको एक्सरे नजर आ रहा है, ये एक्सरे के अंदर आपको इजीली नजर आ जाता है रिब फ्रैक्चर। तो एक कॉमन डायग्नोसिस है एक्सरे। अगली बात समझिएगा, एक्सरे के अलावा तो एक्सरे आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद सीटी चेस्ट, सीटी चेस्ट, सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, चेस्ट के सीटी में भी हमें पता चल जाता है। तो एक्सरे हुआ, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ, सीटी चेस्ट हुआ, उसके बाद आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। दीज आर द फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर हैं जिनके द्वारा हम इजीली पता कर सकते हैं रिगार्डिंग योर रिब फ्रैक्चर। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह को पता लगाना है तो हमें बोन मिनरल डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हम बोन मिनरल डेंसिटी करते हैं, BMD, BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये था आपका हाउ टू डायग्नोस, कैसे डायग्नोस करें हम रिब फ्रैक्चर को। चलिए, आर्टेरियल ब्लड गैस, इसके अंदर हम पेशेंट सांस नहीं ले पाता है तो पेशेंट को क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का पता हम इसके द्वारा लगा सकते हैं। ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं, अगली इंपॉर्टेंट बात की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे पेशेंट्स के अंदर, वो देख लेते हैं। तो पहली बात, जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेन होता है उस जगह पे, पेन एट फ्रैक्चर्ड साइट,
पेन एट फ्रैक्चर्ड साइट, फ्रैक्चर्ड साइट। और ट्रॉमा हुआ है, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा है। अब ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा है तो वहां पर रेडनेस भी हो सकती है, ओपन ट्रॉमा है तब भी रेडनेस, और वहां पर ब्लीडिंग पॉइंट्स हो सकते हैं हल्के, तो वहां पर आपके ब्रूसेस होंगे, जैसे बिल्कुल काला काला सा और हल्की 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 रेड रेड लाइन, तो वो ब्रूसेस प्रेजेंट होंगे, टेंडर होंगे, एरिया टेंडरनेस होगी। देन अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, जहां पर फ्रैक्चर है वहां पर पेन हो रहा है, तो पेशेंट विल नॉट टेक अ कंप्लीट ब्रीदिंग, विल टेक ओनली शेलो ब्रीदिंग। तो शेलो ब्रीदिंग करेगा, डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग अगर ज्यादा करेगा तो उसको क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। तो ये बात भी याद रखनी है, पेशेंट में है वह शेलो रेस्पिरेशन, शेलो रेस्पिरेशन, हल्की ब्रीदिंग करेगा, कंप्लीट फुल ब्रीदिंग या कंप्लीट ब्रीथ नहीं कर पाएगा। शेलो ब्रीदिंग ड्यू टू पेन, पेन की वजह से वो शेलो ब्रीदिंग करेगा। शेलो ब्रीदिंग, पेशेंट में है वह डिस्निया, शेलो ब्रीदिंग के साथ सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जिसको अपन ब्रीथलेसनेस भी कहते हैं, डिस्निया या ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में तकलीफ हो, ब्रीथलेसनेस, ब्रीथलेसनेस। इसके अलावा हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया डेफिशिएंसी डिक्रीज O2 इन टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। नेक्स्ट हाइपोक्सीमिया, डिक्रीज O2 इन ब्लड, अगर ब्लड के अंदर कम हो जाए तो हाइपोक्सीमिया। देन इफ पेशेंट इज अनेबल टू ब्रीथ, अगर ब्रीथ नहीं कर पाएगा तो अंदर CO2 जो है वो एक्यूमुलेट होती जाएगी, तो एक्सेल भी, जब ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएगा तो एक्सेल भी नहीं कर पाएगा, और एक्सेल नहीं कर पाएगा तो CO2 accumulate in body, CO2 accumulates in body blood, तो CO2 अगर accumulate रहेगी, CO2 बाहर नहीं निकलेगी, तो that is called what, उसकी वजह से आपका CO2 की वजह से pH कम हो जाएगी, और pH कम हो जाए, CO2 बढ़ जाए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, इसको बोलेंगे अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो पेशेंट में हैव रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट पेशेंट में हैव साइनोसिस, पेशेंट को क्या हो सकता है, साइनोसिस भी हो सकता है। साइनोसिस का मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। एंड पेशेंट में डेवलप्स व्हाट, स्किन के अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। उसके अलावा पेशेंट को अगर पेन हो रहा है और पेन होने की वजह से पेशेंट में है टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, और सांस नहीं आ रही है तो टैकीकार्डिया के साथ सांस नहीं आ रही है तो पेशेंट को टैकीपनिया भी हो सकता है। चलिए, तो कुछ बेसिक बातें हैं। अगर इनिशियल फेज के अंदर पेशेंट जब सांस नहीं आएगा तो अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अ कॉन्शियस क्लाइंट इज रेस्टलेसनेस। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस पेशेंट, जब किसी पेशेंट को सांस नहीं आता है तो उसको घबराहट, रेस्टलेसनेस हो जाता है, वो कि सांस नहीं आ रही है। कोविड के अंदर आपने देखा होगा। तो यहां पर बच्चों एक बात बहुत अच्छी से याद रखनी है, अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन कॉन्शियस पेशेंट, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर अर्ली साइन क्या होगा, अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन अ कॉन्शियस पेशेंट। तो कॉन्शियस पेशेंट के अंदर अर्ली साइन क्या होगा, तो आपको याद रखना है दैट इज योर रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, कॉम्पिटिटिव के अंदर पूछा गया है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? साइनोसिस इज अ लेटर साइन ऑफ हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का लेटर साइन जो है रेस्टलेसनेस, अर्ली साइन, एंड साइनोसिस, साइनोसिस इज अ लेटर साइन ऑफ हाइपोक्सिया इन
कॉन्शियस पेशेंट। लेटर होता है इनिशियली आपका रेस्टलेसनेस होती है। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। चलिए अगली बात करते हैं। तो ये जो बात करी हमने, दैट आर व्हाट, ये सारी आपकी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रिब फ्रैक्चर। तो टेंडरनेस हो सकती है, उस तरफ स्वेलिंग एडिमा भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी, हल्की ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्रूसिस भी हो सकते हैं, देन योर पेन भी हो सकता है, फ्रैक्चर की वजह से पेन होगा ही, एंड टेंडरनेस, शेलो रेस्पिरेशन, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड साइनोसिस। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होगी। दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। चल अगली बात पे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज व्हाट, अगली जो बात आती है दैट इज मैनेजमेंट। इफ पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अगर किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है तो हम क्या देंगे, पोजीशन देंगे। और पोजीशन हम कौन सी देंगे, याद रखिएगा, पोजीशन जो देंगे हम, दैट इज व्हाट, पहले जो बात करते हैं हम पोजीशन की, पहले जो बात करेंगे पोजीशन की, और पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं, फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन। और फाउलर पोजीशन क्यों इफेक्टिव है, फाउलर पोजीशन, या आप कह सकते हो सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन, या फिर आप सेमी फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन या सेमी फाउलर पोजीशन। तो फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन, फाउलर और सेमी फाउलर पोजीशन क्यों देते हैं, तो ये भी याद रखना है, इसके अंदर डायफ्राम नीचे की तरफ डिस्टेंड होगा, जिसकी वजह से जो है ब्रीथ लेने में बहुत पेशेंट को आसानी होगी, वॉल्यूम बढ़ाने में मदद करता है। तो फाउलर पोजीशन। दूसरा सक्शनिंग, अगर सक्शनिंग एंड क्लियरिंग एयरवे, एयरवे को क्लीन करना, अगर कुछ अंदर सिक्रीशंस वगैरह जमा है तो उसको रिमूव करना, इज दैट। नेक्स्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो बच्चों याद रखिएगा, नर्स कैन एडमिनिस्टर अप टू 2 लीटर, नर्स कैन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, नर्स कैन एडमिनिस्टर अप टू 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, नर्स कैन एडमिनिस्टर अप टू 2 लीटर पर मिनट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के 2 लीटर तक नर्स एडमिनिस्टर करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट पर परसिस्टेंट SpO2 ड्रॉप आ रहा है तो हम तुरंत डॉक्टर साहब को बताएंगे और ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। चलिए उसके बाद पेशेंट जब रिब फ्रैक्चर है वहां नर्व भी डैमेज हो सकते हैं, पेशेंट हैविंग सीवियर चेस्ट, सीवियर पेन होगा, सीवियर चेस्ट पेन। और सीवियर चेस्ट पेन के लिए हम क्या करेंगे, सीवियर चेस्ट पेन है तो उसके लिए हम करेंगे, सीवियर चेस्ट पेन जो नर्व का पेन होता है दैट इज योर नाइफ कटिंग पेन। कैसा पेन होता है, रिब फ्रैक्चर में जनरली जो पेन होता है दैट इज नाइफ कटिंग पेन, नाइफ कटिंग। नाइफ कटिंग का मतलब जैसे चाकू से चीरा लगा दिया हो, चाकू से चीरा लगाया दिया हो, ऐसा सीवियर पेन होता है। तो नाइफ कटिंग जब पेन होता है, नाइफ कटिंग जब पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, तो वी विल एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक। बट जब इतना सीवियर पेन है तो नॉर्मल एनाल्जेसिक्स काम नहीं करती हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, वी नीड टू एडमिनिस्टर व्हाट, एडमिनिस्टर ऑपियोइड एनाल्जेसिक। क्या एडमिनिस्टर करना बच्चों, तो यहां पे याद रखना है, नीड टू एडमिनिस्टर ऑपियोइड एनाल्जेसिक। यहां पर आप याद रखेंगे कि सर पेशेंट को हम ऑपियोइड एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे। अब कुछ प्यारी बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं इस ओपियोइड एनाल्जेसिक से। ओपियोइड एनाल्जेसिक कौन सा, मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट। बट दिस इज योर रेस्पिरेटरी सेंट्रल डिप्रेसेंट, मॉर्फिन सल्फेट। और ये क्या करेगा, मॉर्फिन सल्फेट जो है वो सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस कर देता है।
तो यहाँ कुछ बातें जो आपको याद रखनी है वो भी देख लो। क्या कि जो रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करेगा, तो मॉर्फिन जो है आपका, मॉर्फिन क्या करता है, तो मॉर्फिन जो है वो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है। तो यहां पर एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि अगर किसी पेशेंट को मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर की जा रही है, रिप फ्रैक्चर में अगर मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर की जा रही है, तो क्या करना है नर्स को, नर्स शुड असेस रेस्पिरेटरी रेट और SpO2। नर्स को रेस्पिरेटरी रेट और SpO2 असेस करनी है। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या रखनी है, तो यहां पे याद रखिएगा, नर्स शुड असेस, नर्स शुड असेस रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट, नर्स शुड असेस रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी रेट या SpO2 बिफोर एडमिनिस्टरिंग व्हाट, मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट को एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स को क्या करना है, नर्स को RR चेक करनी है। इट शुड बी विद इन अ नॉर्मल लिमिट, नेवर टू बी लेस देन 10। ब्रेडिपनिया पेशेंट को नहीं होना चाहिए, ब्रेडिपनिया है तो नर्स को अवॉइड करना है। SpO2 भी अगर आपका 95 से बिलो है तो नर्स को अवॉइड करना है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर वो मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर ना करें या डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि डॉक्टर साहब इसका जो है रेट RR जो है वो कम आ रहा है, अगर इसको मॉर्फिन सल्फेट दे दिया तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये जिम्मेदारी भी नर्स की है। तो यहां पे आप समझिएगा, मॉर्फिन सल्फेट जैसा कहा वैसा नहीं कर देना है कि अगर कम है तो हमें इन्फॉर्म करना फिर एडमिनिस्टर करना है। चलिए अगली बात सुनिएगा। अब आपने एक बात तो पढ़ ली कि सर हाँ मॉर्फिन सल्फेट एडमिनिस्टर नहीं करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मॉर्फिन सल्फेट से एक को क्वेश्चन और आता है, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कौन बताएगा, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, लाल अक्षरों से लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट, और वेरी हाईलाइटेड क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट क्या है, तो जवाब होगा आपका सर नैलोक्सोन। नैलोक्सोन इज द एंटीडोट ऑफ मॉर्फिन सल्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके छपने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। होप कि आप इस क्वेश्चन को भी गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो गाइज ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या पेन मेडिकेशन देनी है, ये आपको क्लियर है। ओपियोइड एनाल्जेसिक, तो एनाल्जेसिक में आपको क्लियर हो गया, कौन सी दोगे एनाल्जेसिक के अंदर, तो एनाल्जेसिक के अंदर आप दोगे ओपियोइड। पोजीशन मैंने आपको बता दी, ठीक है, पोजीशन मैंने आपको बता दी, सेमीफाउलर या हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक, इफ पेशेंट हैविंग सीवियर पेन, अगर पेन विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनाल्जेसिक, अगर ओपियोइड एनाल्जेसिक के द्वारा भी कंट्रोल ना हो तो हमारे पास इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक, जो नर्व है उस नर्व को हम ब्लॉक कर देंगे बाय मेडिसिन, केटामिन वगैरह लगाते हैं। एनेस्थेटिक इसको करता है, इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक टू रिड्यूस पेन बाय एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक करके और पेन को रिड्यूस करेगा। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रिब फिक्सेशन, रिब बाइंडर्स, चेस्ट बाइंडर के द्वारा रिब्स को फिक्स करेंगे। चेस्ट बाइंडर्स के द्वारा रिब को फिक्स करेंगे। स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को एडवाइस करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उसको करवाएंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की पेशेंट को करवाएंगे। तो पहली बात करी हमने, दैट इज अबाउट रिब फ्रैक्चर की।
पहली जो इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों वो थी आपकी रिफ्रैक्चर, और रिफ्रैक्चर से बहुत सी बार क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले पोर्शन की तरफ पढ़ते हैं, दैट इज योर फ्लेल चेस्ट। अगला जो हमारा पार्ट है, पहला हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्चर, अब दूसरी बात करेंगे दैट इज योर फ्लेल चेस्ट। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लैट चेस्ट, और हर कॉम्पिटिटिव के अंदर एक क्वेश्चन यहां से बनता है। फ्लेल चेस्ट से एक क्वेश्चन लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता है। फ्लेल चेस्ट है क्या, तो यहां पे देखिएगा ये आपकी रिब्स है तो एक प्रकार का रिब फ्रैक्चर ही, ये भी आपका एक प्रकार का रिब फ्रैक्चर ही है। फ्लेल चेस्ट इज वन टाइप ऑफ रिब फ्रैक्चर, बट यहां पर क्या है, टू और मोर देन टू रिब्स, दो या दो से अधिक रिब फ्रैक्चर्ड फ्रॉम टू साइड। देख रहे हो, यहां से यहां से, यहां से यहां से, यहां से ये जो आप कंटिन्यूटी में रिब फ्रैक्चर हो रही है, तो मिनिमम टू रिब, एक नहीं, मिनिमम टू रिब, टू और मोर देन टू रिब, दो या दो से अधिक बोन अगर दो कंसेक्यूटिव साइड से फ्रैक्चर हो और वो जो सेगमेंट है वो बिल्कुल अलग हो जाए। ये पूरा सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, ये सेगमेंट आपका बिल्कुल पूरा का पूरा अलग हो चुका है। ये देखिएगा, ये सेगमेंट आपको पूरा का पूरा अलग नजर आ रहा है। ये देखिए, ये पूरा सेगमेंट आपका अलग है। ये देखिएगा, ये पूरा जो आपका सेगमेंट है ये आपको पूरा का पूरा अलग नजर आ रहा है। तो अगर ये पूरा सेगमेंट आपको अलग नजर आए, पूरा सेगमेंट अलग हो जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। तो पहली बात, टू और मोर देन टू रिब्स, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू रिब्स fractured from two consecutive side, two or more than two ribs fractured from two consecutive side and that part behave separately, तो उसको बोलते हैं फ्लेल पार्ट और फ्लेल चेस्ट। टू और मोर देन टू रिब्स fractured from two side, two consecutive side, ठीक है, that is called and fractured rib separated, and this separated part is known as फ्लेल पार्ट। ये जो सेपरेटेड पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लेल पार्ट। सेपरेटेड पार्ट इज नॉन एज फ्लेल पार्ट। इसे हम फ्लेल पार्ट कहते हैं, और इसी फ्लेल पार्ट को हम फ्लेल चेस्ट भी कह सकते हैं। फ्लेल पार्ट या फ्लेल चेस्ट, इज दैट क्लियर? इसको अपन बोलते हैं फ्लेल चेस्ट। तो ये आपको जो नजर आ रहा है सेपरेटेड पोर्शन, वो सेपरेटेड पोर्शन आपका फ्लेल पार्ट है, इसी को अपन कहते हैं फ्लेल चेस्ट। ये बात भी आपको बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली बात की तरफ सुनिएगा मेरी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द ईटियोलॉजिकल फैक्टर। मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो वही सेम कहानी, यहाँ पर भी आपका व्हीकल इंजरी। और व्हीकल में मेनली क्या होता है, जब हम एमबी होता है या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, जो लोग कार चलाते हैं तो कार के अंदर जो स्टेयरिंग होती है वो स्टेयरिंग का कॉलिजन होता है और वो स्टेयरिंग पूरी पूरी ऐसे धंस जाती है। तो मेनली आपका दैट इज ड्यू टू द स्टीयरिंग इंजरी। जो स्टेयरिंग है उस स्टेयरिंग की इंजरी की वजह से होता है। तो व्हीकल इंजरी, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, या आप कह सकते हो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो भी कहो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और मेनली आपका स्टीयरिंग इंजरी, जो स्टीयरिंग है वो धस जाए अंदर, स्टीयरिंग इंजरी। नेक्स्ट कॉलिजन हो जाए, उसके बाद फॉल फ्रॉम हाइट,
ऊंचाई से गिर जाए, फॉल फ्रॉम हाइट, फॉल फ्रॉम हाइट। नेक्स्ट सीपीआर, सीपीआर में आप समझेंगे, सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंड, हैंड जो है वो डिस्प्लेस हो जाए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैंड। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको आप गलत नहीं करेंगे। तो यू शुड हैव क्लियर, ये बेसिक बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ योर फ्लेल चेस्ट। तो पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, फ्लेल चेस्ट है क्या। फ्लेल चेस्ट का सीधा सा मतलब है कि जो आपकी दो या दो से अधिक रिब्स हैं वो आपकी दो साइड से, कंसेक्यूटिव साइड से फ्रैक्चर हो जाए और वो पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन फ्लेल चेस्ट। कारण मैंने आपको बता दिए। अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है उसकी बात करेंगे। पहले समझ लीजिएगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। डायग्नोस्टिक वही सेम कहानी, एक्सरे, एक्सरे के अंदर हमें नजर आ जाएगा पूरा पार्ट सेपरेटेड, है ना। सीटी स्कैन, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, आर्टेरियल ब्लड गैस एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं या जो बताने जा रहा हूं वो देखिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन? पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या है, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, और ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एसएनओ के अंदर पूछा गया है। एम्स जोधपुर एसएनओ का क्वेश्चन है। एम्स जोधपुर एसएनओ में पूछा गया था, क्या पूछा गया था? पूछा गया था पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन प्रेजेंट्स इन। तो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है फ्लेल चेस्ट के अंदर मेनली। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? दैट इज इन फ्लेल चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये आपका एसएनओ के अंदर आ रखा है। एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर के अंदर पूछा गया है लेटेस्ट। उसके अलावा एक बार जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी के अंदर 2017 के अंदर आया हुआ है। तो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ये पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले ये समझेंगे कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता क्या है। पहला रेस्पिरेशन में हालांकि मैं बात कर चुका हूं आपको। एक नॉर्मल रेस्पिरेशन की बात करें, नॉर्मल रेस्पिरेशन, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? तो इसमें आप समझदार हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या होता है? नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट मूव्स आउट। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के वक्त चेस्ट आउट या रिब्स आउट, जो भी बोलो, एंड एक्सपायरेशन में चेस्ट इन। ये का नॉर्मल फिजियोलॉजी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन फ्लेल चेस्ट, जो फ्लेल चेस्ट है उस फ्लेल चेस्ट के अंदर क्या होगा? फ्लेल चेस्ट के अंदर आपका दैट इज ऑपोजिट ऑफ योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस के ऑपोजिट काम करेगा। रेस्पिरेशंस के ऑपोजिट कैसे करेगा? तो रेस्पिरेशन के ऑपोजिट की बात करें, इंस्पिरेशन में देखेगा चेस्ट, वैसे तो चेस्ट आउट, लेकिन फ्लेल पार्ट मूव्स इन। जो फ्लेल पार्ट है इन, वो अंदर जाएगा। जैसे ये इंस्पिरेशन में पूरा चेस्ट बाहर आ रहा है, ये ठीक है, ये रिब्स बाहर आ रही है, रिब्स बाहर आ रही है। बट जो फ्लेल चेस्ट है तो रिब्स तो बाहर आ रही है लेकिन फ्लेल पार्ट अंदर जाएगा। इज दैट? और एक्सपिरेशन में जब पूरा पार्ट अंदर जा रहा है, फ्लेल पार्ट जो है वो बाहर आएगा, और बाहर आ जाएगा तो अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम बच जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, समझिएगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन चेस्ट आउट, एक्सपिरेशन चेस्ट इन, ये नॉर्मल है। अब इंस्पिरेशन में चेस्ट तो बाहर आ रहा है लेकिन फ्लेल पार्ट है वो अंदर जा रहा है। उसी तरह एक्सपिरेशन में नॉर्मली चेस्ट इन,
चेस्ट अंदर की तरफ जाता है, बट फ्लेल पार्ट क्या होगा, वही ऑपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल का मतलब होता है ऑपोजिट। फ्लेल पार्ट जो है वो आपका आउट जाएगा, चेस्ट इन, बट एक्सपिरेशन में फ्लेल पार्ट बाहर जाएगा। तो ऑपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के जस्ट ऑपोजिट काम करता है। यहां डायग्राम भी देखिएगा, अब आपको डायग्राम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, इंस्पिरेशन में जो चेस्ट है वो जनरली बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये देखिएगा फ्लेल पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है। इंस्पिरेशन में चेस्ट बाहर की तरफ आ रहा है, बट फ्लेल पार्ट अंदर की तरफ जा रहा है। एक्सपिरेशन में देखिएगा चेस्ट अंदर की तरफ जा रहा है, बट फ्लेल पार्ट बाहर की तरफ। तो दैट इज जस्ट अपोजिट। पैराडॉक्सिकल का मतलब है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, और पैराडॉक्सिकल का मतलब है ऑपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल का सीधा सा मतलब है, पैराडॉक्सिकल मतलब ऑपोजिट, पैराडॉक्सिकल मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का ऑपोजिट। किसके अंदर, फ्लेल चेस्ट के अंदर पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन मिलता है। देखिए ये आपको इस डायग्राम के द्वारा समझा दिया, एंड दिस इज अगेन, फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पर्पज से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसको बच्चों आप गलत नहीं करेंगे। तो यू शुड हैव क्लियर, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां और डायग्राम देखिएगा, एक और डायग्राम बता देता हूं। ये देखिए, ये आपका फ्लेल सेगमेंट है, फ्लेल पार्ट है। इंस्पिरेशन में देखिएगा, इंस्पिरेशन में चेस्ट जो है वो आपका बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन फ्लेल पार्ट इज मूविंग इनवर्ड। ये जो एरो है वो आपका अंदर की तरफ दिखा रहा है। उसी तरह एक्सपिरेशन में देखिएगा, चेस्ट अंदर की तरफ जा रहा है, बट फ्लेल पार्ट जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। ये देखिए, एक्सपिरेशन में चेस्ट नॉर्मल अंदर जा रहा है, ये जो फ्लेल पार्ट है, ये जो सेगमेंट है फ्लेल पार्ट, वो आपका आउट। तो चेस्ट, ये चेस्ट का रेशियो है, चेस्ट इन फ्लेल, ये आपका फ्लेल सेगमेंट है, फ्लेल सेगमेंट, दिस इज योर फ्लेल सेगमेंट, ये आपका फ्लेल सेगमेंट है, और ये है आउट। उसी तरह इसमें देखिएगा, चेस्ट आउट, बट फ्लेल पार्ट जो फ्लेल सेगमेंट है, ये आपका फ्लेल सेगमेंट है, ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है, इन। तो यू शुड हैव क्लियर, ये पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्या साइन है सर, तो देखिएगा, इसके अलावा बात करें, पेशेंट हैविंग डिस्निया, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट समझिएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी के अलावा पेन, टेंडरनेस, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, शैलो रेस्पिरेशन, हाइपोटेंशन। जो ब्लीडिंग हुई है उस ब्लीडिंग की वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, जिस वक्त पहले बताया था, ब्रीथ साउंड हम किसके द्वारा सुनेंगे, तो यहां देखिएगा, अगर हम बात करें साइन एंड सिम्टम में समझिएगा, तो एक तो आपने देख लिया डिस्निया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीनिया, फ्लेल चेस्ट, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीनिया, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, देन हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीनिया, डिस्निया, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। पेन, ठीक है, पेन के बारे में वो सारी बातें मैं कर चुका हूं, आपको पेन के बारे में जो बातें थी वो समझा दी। इसके अलावा हाइपोटेंशन हो सकता है ड्यू टू ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन ड्यू टू ब्लीडिंग, ड्यू टू ब्लीडिंग, ब्लीडिंग की वजह से अगर रप्चर हो, ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। उसके अलावा जो बात करेंगे दैट इज इंक्रीज रेजिड्यूल वॉल्यूम। चूंकि जब पेशेंट एक्सहेल करता है तो चेस्ट मूव की बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो वहां पर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग रिड्यूस, वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि ये प्लाट सेपरेट हो गया तो रिड्यूस वाइटल, रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ा तो वाइटल कैपेसिटी जो है वो आपकी घट जाएगा। डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ
लंग्स, लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसको भी बच्चों आपको गलत नहीं करना है। तो रिड्यूस वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ये बात भी आप बच्चों से याद रखेंगे। नेक्स्ट समझिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट, वाइटल कैपेसिटी के अलावा प्रोडक्टिव कफ जो आता है उसके अंदर ब्लड आ सकता है, हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस दैट मीन्स ब्लड टिंज्ड स्पूटम, ब्लड टिंज्ड स्पूटम। बाकी सारी बातें हमने करी ही, टेंडरनेस, देन योर टेंडरनेस हुआ, टेंडरनेस, ब्रूसेस, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टेंडरनेस, ब्रूसेस, इनकी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, इसको गलत नहीं करेंगे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। ये बेसिक बातें करी हमने फ्लेल चेस्ट की। फ्लेल चेस्ट से एक क्वेश्चन बनता है और वो क्या बनता है समझिएगा, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन प्रेजेंट्स इन, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन प्रेजेंट्स इन, प्रेजेंट्स ऑप्शन ए फ्लेल चेस्ट, ऑप्शन बी रिब फ्रैक्चर, ऑप्शन सी दैट इज योर फ्रेनिक नर्व डैमेज, फ्रेनिक नर्व डैमेज, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब क्या देना है, चलिए बताइएगा बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन प्रेजेंट्स इन, ऑप्शन ए है आपका फ्लेल चेस्ट, ऑप्शन बी है आपका रिब फ्रैक्चर, ऑप्शन सी है आपका फ्रेनिक नर्व डैमेज, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। चलिए कौन बताएगा व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या होगा, एनीवन। चलिए सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर इज योर डी, डी बिल्कुल सही जवाब है। डी क्यों सही जवाब है, तो देखो फ्लेल चेस्ट भी है तो क्या रिब फ्रैक्चर, फ्लेल चेस्ट में भी फ्लेल चेस्ट है, ठीक है, फ्लेल पार्ट है, बट है तो ये भी रिब फ्रैक्चर। नेक्स्ट फ्रेनिक नर्व डैमेज, डायफ्राम को कौन सप्लाई करता है, डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। तो जब फ्रेनिक नर्व डैमेज होता है, जब फ्रेनिक नर्व जो है ये आपकी फ्रेनिक नर्व है और फ्रेनिक नर्व जो है वो डायफ्राम को सप्लाई करती है, जब फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेगी तो डायफ्राम जो है दैट इज मूव अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये डायफ्राम भी रेस्पिरेशन के अपोजिट मूव करता है, तो इसलिए इसका जो जवाब होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ लिया पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन किसमें मिलता है, आपसे कह देगा फ्लेल चेस्ट, सीओपीडी, अस्थमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अगर यही क्वेश्चन है और आपको कह दे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन, ऑप्शन ए कह देगा फ्लेल चेस्ट, ऑप्शन बी कह देगा टीबी, ऑप्शन सी कह देगा अस्थमा और ऑप्शन डी कह देगा सीओपीडी, तो नो डाउट योर आंसर इज फ्लेल चेस्ट। ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपका आंसर जो होगा वो फ्लेल चेस्ट होगा। तो ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमें जब क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आता है और किस तरीके से हमें जवाब देना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है। तो आई होप सो कि आपको फ्लेल चेस्ट समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बातें हम मैनेजमेंट की कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट में समझिएगा, अगली जो बात करेंगे हम दैट इज मैनेजमेंट। अगेन सेम कहानी, पोजीशन देनी है हमें, सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, सेमी फाउलर या फाउलर पोजीशन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, जैसा कि डॉक्टर साहब बताएं। उसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेन मेडिकेशन की बात देनी है। पेन मेडिकेशन याद रखना, पेन मेडिकेशन में जनरली हम एनाल्जेसिक पैच भी लगाते हैं, है ना। ऑपियोइड एनाल्जेसिक तो देते ही हैं, ऑपियोइड एनाल्जेसिक में वही बातें आपको सारी याद रखनी है। ऑपियोइड एनाल्जेसिक तो देंगे ही, ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स तो हम देंगे ही, ये तो देंगे ही देंगे, ऑपियोइड एनाल्जेसिक तो हमें देनी ही है। लेकिन ऑपियोइड एनाल्जेसिक के साथ जो बात आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि इसके अंदर हम
जनरली पैच भी लगाते हैं, एनाल्जेसिक पैच भी लगाते हैं, मॉर्फिन सल्फेट के पैच भी आते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं ताकि पेशेंट को लंबे टाइम तक पेन से रिलीफ मिले। बेड रेस्ट देना है, हिलना डुलना नहीं है। उसके बाद चेस्ट ट्यूब, अगर जरूरत पड़े न्यूमोथोरेक्स वगैरह है, भाई मल्टीपल साइड फ्रैक्चर है तो देयर इज रिस्क ऑफ व्हाट, हीमोथोरेक्स एंड हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स की रिस्क है। तो जब हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स होगा, हीमोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स, ये आपकी जो दिस इज योर प्लूरल कैविटी। अगर इस प्लूरल कैविटी में ये फ्रैक्चर होने की वजह से इस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या भरा होगा, इस प्लूरल कैविटी के अंदर अगर आपका एयर और फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए और एयर और फ्लूइड एक्यूमुलेट होगी तो ये लंग्स को कोलैप्स करेगा, लंग्स को कोलैप्स करेगा। तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए वी विल एडमिट व्हाट, हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, इस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए चेस्ट ट्यूब डालेंगे, चेस्ट ट्यूब। तो अगर यहाँ एयर है तो न्यूमोथोरेक्स, ब्लड है तो हीमोथोरेक्स, प्लूरल कैविटी में ब्लड है तो उसको हम क्या कह देंगे, हीमोथोरेक्स। तो चेस्ट ट्रॉमा के अंदर, फ्लेल चेस्ट के अंदर हीमोथोरेक्स होने के चांस है और न्यूमोथोरेक्स होने के, तो अगर दोनों मिला के है तो उसको बोल देंगे हीमोथोरेक्स। तो ये है आपका ब्लड हीमोथोरेक्स। और अगर आपका क्या है, एयर है तो उसको बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के, तो दोनों को मिला के बोलेंगे हीमोथोरेक्स। दोनों को मिला के याद रखिएगा हीमोथोरेक्स, ये दोनों को मिला के, जिसके अंदर ब्लड प्लस एयर। तो अगर ये है तो वी विल एडमिनिस्टर या वी विल पुट व्हाट, इसको रिमूव करने के लिए हम चेस्ट ट्यूब को डालेंगे, चेस्ट ट्यूब, जिसकी डिटेल बातें हम न्यूमोथोरेक्स के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, ये बात बच्चों अच्छे से आप याद रखिएगा, इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझिएगा। तो चेस्ट ट्यूब, प्रिपेयर इंट्यूबेशन विद मैकेनिकल वेंटिलेटर। जब पेशेंट को सांस नहीं आ रही हो, ब्रीथलेसनेस हो, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, ट्यूब डाल के और पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पे, मैकेनिकल वेंटिलेटर का मतलब है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, ठीक है, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। चलिए अब दूसरी कि सर्जिकल अप्रोच, फिक्सेशन ऑफ रिब्स। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको याद रखना है, सर्जिकल मैनेजमेंट, तो फिक्सेशन ऑफ रिब्स, प्लेटिंग्स करते हैं इसके अंदर, जो रिब टूटी है उसको प्लेटिंग के द्वारा, प्लेट डाल के थोरेकोटॉमी करके प्लेट्स डालते हैं और प्लेट डाल के उसको फिक्स कर देते हैं। तो फिक्सेशन ऑफ रिब्स, किसके द्वारा, थोरेकोटॉमी के द्वारा, थोरेकोटॉमी करके, और कई बार हम प्लेट्स को डालते हैं। तो फिक्सेशन ऑफ बाय प्लेटिंग के द्वारा प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग स्ट्रेट भी हो सकती है, यू शेप्ड भी हो सकती है। तो स्ट्रेट प्लेटिंग हो सकती है, एल शेप्ड प्लेटिंग हो सकती है, और प्लेटिंग यू शेप्ड, डिपेंड ऑन फ्रैक्चर, यू शेप्ड, स्ट्रेट। तो इस तरीके से हम प्लेटिंग के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट बाइंडर यूज करते हैं, चेस्ट बाइंडर, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। दैट इज अबाउट योर फ्लेल चेस्ट। ये जो बात करी मैंने वो बात करी फ्लेल चेस्ट की। तो दो बातें करी, एक मैंने बताया आपको रिफ्रैक्चर, दूसरा मैंने बताया आपको फ्लेल चेस्ट। अब तीसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पल्मोनरी कंट्यूजन। तीसरी जो बात करेंगे बच्चों वो हम बात करेंगे पल्मोनरी कंट्यूजन्स। व्हाट डू यू मीन बाय द पल्मोनरी कंट्यूजन? पल्मोनरी कंट्यूजन क्या है? तीसरी इंजरी है पल्मोनरी कंट्यूजन। पल्मोनरी कंट्यूजन्स का मतलब है कि जो नॉर्मल एल्वुलाई है उस एल्वुलाई पर प्रेशर पड़ने की वजह से, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से वो इस वॉल से टकराती है, और वॉल से टकराने की वजह से जो कैपिलरीज है वो कैपिलरीज डैमेज हो जाती है। और कैपिलरीज के डैमेज होने की वजह से, एल्वुलाई के चारों तरफ कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज जो है वो आपकी डैमेज हो गई, और कैपिलरी डैमेज होने की वजह से इंटरस्टिशियल एंड इंट्रा एल्वुलर
हेमरेज हो जाता है। और इंटरस्टिशियल एंड इंट्रा एल्वेलर हेमरेज अराउंड कैपिलरीज ड्यू टू द ट्रॉमा, ड्यू टू ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से इस भाग के अंदर इंजरी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी कंट्यूजन्स। तो पल्मोनरी कंट्यूजन्स क्या है, तो पल्मोनरी कंट्यूजन्स का मतलब है इंटरस्टिशियल हेमरेज एसोसिएटेड विद इंट्रा एल्वेलर हेमरेज रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड पल्मोनरी कंप्लायंसेस। सिंपल सी बात समझिएगा, ड्यू टू द ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, ड्यू टू ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से, ड्यू टू ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से इंटरस्टिशियल और इंट्रा एल्वेलर हेमरेज, इंटरस्टिशियल एंड इंट्रा एल्वेलर हेमरेज which lead to decrease pulmonary compliance, which lead to decrease pulmonary compliance, which lead to decrease pulmonary compliance। अब क्या बात मैं बोलने जा रहा हूं समझिएगा। पल्मोनरी कंप्लायंस का मतलब है वेंटिलेशन वर्सेस परफ्यूजन, वेंटिलेशन वर्सेस परफ्यूजन, दैट इज योर कंप्लायंस। अब यहां देखिएगा, दिस इज योर एल्वुलाई, ये एल्वुलाई है और इसके चारों तरफ होती है कैपिलरीज। दिस इज योर, ये आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज है, ठीक है। और ट्रॉमा की वजह से, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से जो फ्लूइड है, दैट फ्लूइड जो भी यहां से ब्लीडिंग वगैरह हुई, वो फ्लूइड आपका यहां और यहां बढ़ जाता है, इंटरस्टिशियम और यहां पर। अब यहां पर अगर फ्लूइड बढ़ जाएगा तो दिस एरेटेड एल्वेलाई बिकम नॉन एरेटेड। ये जो एरेटेड एल्वेलाई है वो एरेटेड एल्वेलाई आपकी नॉन एरेटेड हो जाती है, और नॉन एरेटेड की वजह से यहां पर जो ऑक्सीजन आ रही है, दैट ऑक्सीजन विल नॉट डिफ्यूज इन ब्लड। तो ऑक्सीजन का एल्वेलाई में आना वेंटिलेशन, और ऑक्सीजन का ब्लड में जाना परफ्यूजन। तो वी क्यू बोलते हैं। पल्मोनरी कंप्लायंस से तात्पर्य है वी ऑब्लिक क्यू, वी फॉर वेंटिलेशन, क्यू फॉर परफ्यूजन। वी का मतलब है वेंटिलेशन, वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन का कहां पहुंचना, ऑक्सीजन का एल्वुलाई में पहुंचना, दैट इज वेंटिलेशन। बट उसी ऑक्सीजन का एल्वुलाई से ब्लड के अंदर पहुंच जाना, दैट इज परफ्यूजन। तो जब आपका पल्मोनरी कंट्यूजन होगा तो पेशेंट हैविंग सडन डिस्निया, पेशेंट को सडन डिस्निया होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला भाग जो है आपका वो क्या है, इस भाग के अंदर फ्लूइड भर चुका है। एरेटेड जो एल्वेलाई थी दैट बिकम नॉन एरेटेड, जो एरेटेड एल्वेलाई थी वो नॉन एरेटेड एल्वेलाई, यहां पर ये फ्लूइड जमा हो गया, दिस इज फ्लूइड, फ्लूइड यहां पर जमा हो गया। तो ये बात याद रखिएगा। तो पल्मोनरी कंप्लायंस क्या है, तो पल्मोनरी कंफ्यूजन क्या है, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल हेमरेज एसोसिएटेड विद इंट्रा एल्वेलर हेमरेज रिजल्टिंग इन डिक्रीज पल्मोनरी कंप्लायंस। इज दैट क्लियर? और मेजर कॉम्प्लिकेशन इसका एआरडीएस, जो डिटेल में बातें हम आगे करने वाले हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये देखिएगा, ये आपका हेमरेज हो गया और हेमरेज की वजह से कैपिलरी एल्वेलर सेपरेशन ड्यू टू ब्लड, ये ब्लड बीच में आ गया इसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए, और सेपरेट हुई तो यहाँ पर आपका फ्लूइड जो है, बीच में फ्लूइड आ गया तो आगे ऑक्सीजन तो आएगी लेकिन परफ्यूजन उसका होगा ही नहीं। समझिएगा इस बात को। नेक्स्ट ये देख रहे हो आप, तो यहां पर ये देखो, ये पूरा इधर वाला और इधर वाला, ये तो ड्राई एरिया दिख रहा है, लेकिन ये आपको जो नजर आ रहा है यहां से लगाकर ये वाला पूरा भाग, ये जो नजर आ रहा है दैट इज योर कंट्यूजन, जो बिल्कुल लाल है। यहां पर देखिएगा, इस वाले भाग में बात करें तो यहां से लगाकर ये पूरा जो भाग आपको नजर आ रहा है दैट इज योर कंट्यूजन। इस भाग को और इस भाग को देखिएगा, ये ब्रीडिंग की वजह से ज्यादा लाल नजर आ रहा है, ये वाला जो भाग, ये जो दोनों भाग हैं दैट इज योर, ये आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, पल्मोनरी कंट्यूजन। ये भाग हैं आपके पल्मोनरी कंट्यूजन, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसको पता चल गया तो पल्मोनरी कंट्यूजन यू शुड हैव क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट समझिएगा, मेन कॉज क्या है, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। मेन जो इसका कारण है वो है ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। कई बार हाइपरवोलेमिया की वजह से भी
पर कंट्यूजन नहीं बोलेंगे, फिर ओवरलोड हो जाएगा वो। तो ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा मेन कॉज है इसका। नेक्स्ट ये देखिएगा, पल्मोनरी कंट्यूजन्स की बात करते हैं। इंजरी ऑफ लंग पेरेन्काइमा एंड कैपिलरी नेटवर्क। पहले जो है कैपिलरी नेटवर्क डैमेज हुआ, उसकी वजह से लीकेज ऑफ सीरम प्रोटीन, प्लाज्मा इनटू इंटरस्टिशियल एल्वेलाई एंड ब्रोंक्यूल्स, पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडिमा, और जिसकी वजह से पल्मोनरी कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, इसकी वजह से आपका हाइपॉक्सी हुआ, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिएगा, तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक की बात करें, डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे, तो डायग्नोस्टिक को समझिएगा। अगर हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की बात करें तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी, एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस, एक्सरे, सीटी स्कैन, हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहां देख लीजिएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपोक्सीमिया हुआ, इसके बाद जो डेवलप होते जाएंगे, क्रैकल साउंड है, ब्लीडिंग है, हाइपोक्सीमिया है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, साइनोसिस है, देन एजिटेशन है, प्रोडक्टिव कफ है, प्रोथी ब्लडी सिक्रीशंस है ना, ये सारे। फिर ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये सारी बातें हैं। बट बेसिकली फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और उसकी वजह से एयर एक्सचेंज नहीं होता है, फिर धीरे धीरे वो ARDS में कन्वर्ट होता है। मेन कॉम्प्लिकेशन इसका जो है वो ARDS है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर में पेशेंट चला जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डिस्निया, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, डिस्निया, हाइपोक्सीमिया, इंक्रीज्ड ब्रोंकियल सिक्रेशन, हिमोप्टाइसिस, रेस्टलेसनेस, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, क्रैकल एंड व्हीज, ये आपके कंट्यूजन्स के साइन है। तो ये हमें बेसिकली पता होनी चाहिए। व्हाट इज द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें पल्मोनरी कंट्यूजन्स के अंदर, तो पहला आपको याद रखना है ऑक्सीजन O2 एडमिनिस्ट्रेशन, पोजिशनिंग, पोजिशन सेमीफाउलर, और ARDS है तो जनरली ARDS में प्रोन पोजीशन देते हैं, याद रखिएगा। ARDS अगर डेवलप होता है तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन देते हैं वेंटिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, पोजीशन के बाद अगर हम बात करेंगे तो अगली इंपॉर्टेंट बात दैट इज योर मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर्स विद हाई पीप, क्योंकि एयर को बाहर निकालनी है तो विद हाई पीप, मैकेनिकल वेंटिलेटर विद हाई पीप, बहुत ज़्यादा पीप के साथ। हम पीप नॉर्मली लेस देन 5 सेंटीमीटर और इक्वलेंट टू 5 सेंटीमीटर होता है, बट इसके अंदर हम 8 तक, 9 तक, 10 तक भी ले जाते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर विद हाई पीप। हाई पीप के बाद अगला जो है दैट इज इन्फेक्शन से बचाना है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, और आपका रिड्यूस करना है इन्फ्लेमेशंस को तो हमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देने। तो एंटीबायोटिक एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है चूंकि ट्रॉमा हुआ है तो इन्फ्लेमेशन के चांसेस तो हैं ही, तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर हमें एंटीबायोटिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, ये जो बेसिक बातें करी हमने, 3 भाग देख लिए आज। रिफ्रैक्चर देखा, फ्लेल चेस्ट देखा, एंड तीसरा जो भाग देखा वो हमने देखा पल्मोनरी कंट्यूजन्स को। ठीक है, पल्मोनरी कंट्यूजन तक हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट भाग है वो है न्यूमोथोरैक्स, और न्यूमोथोरैक्स भी बड़ा पार्ट है। न्यूमोथोरैक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमोथोरैक्स के अलग अलग टाइप्स हैं, तो न्यूमोथोरैक्स एक बड़ा पोर्शन है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट ये जो बेसिक पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो रिफ्रैक्चर, देन फ्लेल चेस्ट, और फ्लेल चेस्ट से मैंने बता दिया जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आया था वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। देन मॉर्फिन सल्फेट से पूछा गया क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आज की क्लास से आपके बहुत अच्छे निकल कर आए हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करें, नोट अच्छे से बनाएं। चलिए अब लेते हैं विदा, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम, ग्रेट डे हैड।